और आइए अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। तो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनावी माहौल बना हुआ है। मिजोरम में तो मतदान हो चुका है पूरा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार आज थम गया। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों के लिए चुनावी शोर थम चुका है। दोनों जगह 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो कुल 230 सीटों में बीजेपी के पास 127 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 96 सीटें हैं और वहीं अन्य के पास 7 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल 90 सीटों में से बीजेपी के पास 13 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं और अन्य के पास हैं 5 सीटें। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए जीत का दावा कर रहे हैं। आज समझने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है, कौन किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है और किसका पलड़ा है भारी। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दोनों पत्रकारिता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में से एक है। हमारे साथ अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और राहुल देव सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार और टिप्पणीकार हैं। राहुल सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अकु जी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में तो पहले फेज में हमने काफ़ी कुछ एक था लेने की कोशिश की कि वहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या माहौल है? कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं कुछ बदलाव आप देख रहे हैं या स्थिति वही है कांटे की टक्कर वाली? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 6 महीने के पहले जो स्थिति थी वो बिल्कुल हवा एक तरीके से शिवराज सिंह के खिलाफ थी या ऐसा माहौल बना था कि कमलनाथ काफ़ी आगे चल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली हैं और अब हालत ये है कि कांटे की टक्कर से थोड़े आगे होने की स्थिति में दोनों ही दल हैं। अब है कौन सा, ये जगह जगह के हिसाब से अगर आप भोपाल और उसके आसपास बुधनी या इस तरफ बढ़ते हैं या विदिशा की तरफ बढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि वहाँ पर भाजपा का एक तरीके से दबदबा है। लेकिन छिंदवाड़ा की तरफ चले जाते हैं, बिंद की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ दूसरा हिसाब किताब आपको लगने लगता है। क्षेत्र वाइज आपको अलग अलग होता है। मैं अभी गया भी था मध्य प्रदेश के दौरे पर और उसमें मैंने काफ़ी कुछ समझने की स्थिति की। आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब आप किसी एक क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल भी ऐसा मान के हम चल रहे हैं कि 18 साल से बीच का एक दौर अगर आप 1.25 साल का कमलनाथ जी का हटा दें तो शिवराज सिंह चौहान है तो उतना पीरियड बहुत काफ़ी है अच्छे से अच्छे नेता के लिए कि उसके खिलाफ काफ़ी कुछ माहौल हो, लेकिन वहाँ बिल्कुल नहीं नज़र आता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में ये होता है कि हाँ लगता है कि हाँ बड़ी ख़राब स्थिति है या ख़राब हो रही थी, लेकिन वहाँ पे भी अब सुधार हुआ है और उसमें 2-3 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूँ कि एक जो बड़ा योगदान है वो लाडली योजना का है और लाडली योजना में आलम यह है कि 90% लोगों को पैसा मिल चुका है जो उसके उपयुक्त थी। 1,31,00,000 महिलाओं को पैसा मिला है। किसी भी गरीब आदमी को और ख़ास तौर से जिस राज्य में 2.5 करोड़ के आसपास थोड़ी सी ज़्यादा महिला मतदाताएं हैं, वहाँ अगर ये पैसा सीधे उनके अकाउंट में पिछले 4-5 महीने से जा रहा हो तो एक बड़ा इम्पैक्ट करता है। उसका आधार ये है कि आप पिछले चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,000 रुपये देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और शायद 3 किस्तें ही जा पाई थी, दो किस्तें जा पाई थी और फिर चुनाव की घोषणा हुई और घोषणा में राहुल गांधी ने 72,000 रुपये साल देने की घोषणा की थी। लेकिन जब नतीजे निकले तो वो ज़्यादा बड़ी जो डिलीवरी हुई वो ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और उसी तरीके से यहाँ भी माना जा रहा है कि ये डिलीवरी बहुत काम की होगी महिलाओं के लिए। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में ठीक ठाक वोट मिलते रहे हैं, लेकिन अब वो और पुख्ता है। मैं आदिवासियों के इलाके में गया, वहाँ मैं आऊंगा सर, ये आदिवासी इलाकों का जो पूरा बेल्ट है मैं उस पर एनालिसिस आपका जरूर लूंगा मैं, लेकिन राहुल जी के पास चलना चाहूंगा। राहुल सर,
कांग्रेस की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ऐसा लग रहा है कि शुरुआती दोनों के बीच में कुछ खटास देखने को मिली, एक आध कुछ क्लिप्स जो हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के जो मैसेजेस हैं एक दूसरे के प्रति जो कटाक्ष भरे शब्द थे वो वायरल हुए और ऐसा लगा कि दोनों के बीच में एक कुछ विरोधाभास है विचारों का। लेकिन अब लग रहा है कि बड़ी ही खूबसूरती से अब चीज़ों को बांट दिया गया है, बहुत ज़्यादा मीडिया में इंटरव्यूज़ भी नहीं दे रहे हैं, खासतौर से दिग्विजय सिंह। तो कुछ नज़र आ रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक अलग रणनीति, दो बड़े चेहरों के साथ चलना, और वो भी ऐसे चेहरे जो बहुत ज़्यादा आपस में गर्माहट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है उसके बावजूद। देखिए, इसको दो तरह से देख रहे हैं लोग। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये इन दोनों की आपस में समझ बन चुकी है और ये मिली कुश्ती है, दोनों मजा ले रहे हैं और विपक्ष को भ्रमित कर रहे हैं। उसको इस शायद मुगालते में रखना चाहते हैं कि ये कमजोर हैं, बटे हुए हैं और इसका शायद वो फायदा उठाना चाहते हो, या ये हो सकता है कि दोनों में सचमुच खटास हो आपसी रिश्तों में, जो पुरानी रही है, उसका एक इतिहास है। लेकिन इतना तो तय है कि जहां तक चुनाव का संबंध है, चुनाव अभियान का संबंध है और उसके प्रबंध का संबंध है, दोनों कोई कमी नहीं रख रहे हैं, दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, ये तो दिख रहा है। तो ये जो तथाकथित मतभेद हैं दोनों के, वो देखने वालों की निगाह में मुझे ज्यादा लगते हैं, जमीन पर कम लगते हैं। इसलिए उसको परिणामों को बहुत प्रभावित करने वाला एक तत्व मानना मेरे हिसाब से शायद ठीक नहीं होगा। हमें दूसरी चीजों की ओर देखना चाहिए। और अकू वहां हुआ है और वो जो कह रहे हैं, मैं उससे अलग कैसे कह सकता हूँ, मेरे लिए बड़ा संकोच है, क्योंकि मुझे भी उनसे सीखना है अभी। लेकिन आपको क्या लग रहा है सर, शुरुआत में जो लग रहा था, मैं अकू सर के पास भी आऊंगा, लेकिन राहुल सर, जो शुरुआत में जो लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि तमाम जो सर्वेज हैं और जो वर्ड ऑफ माउथ भी एक तरह से जो कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस के पक्ष में ख़ास तौर से है और ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी कांग्रेस को एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आने में। लेकिन फिर कहा यह जा रहा है कि धीरे 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 बीजेपी ने भी अपना कैंपेन आगे बढ़ाया और अब पकड़ मजबूत कर ली है। आपका आंकलन मैंने ये सुना है, ये सही है कि ये माहौल कुछ बदला है। जो रिपोर्ट्स आई हैं वो निश्चित रूप से एक बदलाव का और बीजेपी के संभावनाओं में बेहतरी का एक संकेत जरूर देती हैं। लेकिन उसके साथ दूसरी चीजें भी हैं। जैसा अभी अकू ने कहा कि मध्य प्रदेश में वैसे तो सभी जगह अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है वहां का राजनीतिक और चुनावी माहौल और वहां की पृष्ठभूमि और वहां का व्यवहार भी। तो आप अगर उसको बांट कर जब देखेंगे तब शायद बेहतर हमें स्थिति समझ में आएगी। कई जगह जैसे अब एक पूरा मतदाताओं के कई वर्ग हो गए हैं। जाति तो एक हमेशा से था ही आधार, लेकिन अब एक लाभार्थी नाम का एक नया वर्ग उभरा है। वो इस समय जिनको फायदा मिला है, जैसा अकूब भी बता रहे थे, हम लोग भी जानते हैं, जिनको फायदा मिल चुका है, पैसा आ चुका है, वो निश्चित रूप से उससे प्रभावित होंगे और खुश होंगे। दूसरे की ओर दूसरी जगह से केवल वायदे हैं, यहां से मिल चुका है। एक दूसरा वर्ग है जो युवाओं का है, वो बहुत बड़ा वर्ग है अपने आप में। वो एक अलग तरह से देखते हैं, उनकी सोच नहीं होती है, पारंपरिक नहीं होती है। युवाओं में मैं पाता हूं कि बदलाव की इच्छा बहुत प्रबल है, क्योंकि 18 साल बहुत होते हैं किसी भी एक व्यक्ति के लिए या पार्टी के लिए, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जी। अब जो पिछड़े वर्ग हैं, कांग्रेस के जो मूल आधार रहे हैं, वो उसका पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आदिवासी। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट परंपरा से कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में ज्यादा पड़ता रहा है, जहां जहां वो प्रमुख हैं, आप देखिए। और इस चुनाव में भी वो एक बहुत प्रमुख वर्ग हैं जो प्रभावित करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में, परिमाण में, मात्रा में प्रभाव उनको। तो मुझे लगता है कि वो अभी भी कांग्रेस के साथ हैं, उनको भी पोषित करने में कोई कमी नहीं रखी है। अभी तो वायदे ही कर सकते हैं, लेकिन कमलनाथ को जितना समय मिला उन्होंने उसकी कोशिश की थी। उनका अपना इलाका भी उसी में आता है जहाँ पे वो प्रभावशाली है। तो मैं ये कहूंगा कि कांटे की टक्कर तो है, और हमें ये याद रखना चाहिए कि वहां पर जो वोटों का अंतर पिछली बार भी था दोनों पार्टियों में, वो 1% से भी कम था। तो आधे प्रतिशत का इधर उधर भी वो किसी भी तरफ पलड़े को झुका सकता है। बिल्कुल। इसलिए सीधे भविष्यवाणी करना इस समय बहुत कठिन होगा। अब अकू सर ने जो पिछली बार अपना स्टेटमेंट जहां पर खत्म किया था, वो आदिवासी इलाकों की तरफ बढ़ चुके थे। हमने उन्हें रोका क्योंकि हम अलग से बातचीत करना चाह रहे थे, और उसका जिक्र राहुल सर ने भी किया। 24,000 करोड़ के वेलफेयर ट्राइबल
की बात करी है रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर। अकू सर, कुछ आप देख रहे हैं बीजेपी भी कोशिश करी, जैसा कि विश्लेषण राहुल सर ने दिया कि आदिवासी बेल्ट पर परंपरागत रूप से पकड़ रही है कांग्रेस की, लेकिन इस बार कुछ नई रणनीति के तहत कोशिश की गई है बीजेपी की, कितनी कामयाब हो रही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि रणनीतिक रूप से काफ़ी सोच समझ के काम किया जाता है। आज बिरसा मुंडा की तो वो आयोजन था, तो वो आयोजन भला ही मतलब एक जगह पर हो, लेकिन उसका असर दोनों राज्यों पर पड़ना है। इसी तरीके से आदिवासियों के लिए विशेष रूप से जो अभियान चलाए गए हैं, जो नीतियां चलाई गई, अगर वो सही जगह पर पहुंच जाती हैं, सही जगह पर लग जाती हैं, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुझे दूसरी दिक्कत नज़र आ रही है। मुझे दूसरी दिक्कत इसलिए नज़र आ रही है, कांग्रेस जो इस दौड़ में एक जहां 1000 मीटर की दौड़ 2 खिलाड़ियों के बीच में थी, तो कमलनाथ बहुत तेज़ी से दौड़े। शिवराज सिंह चौहान कमज़ोर थे, शक्ति में भी कमज़ोर थे, तो धीरे धीरे दौड़ते, लेकिन उनको जो तमाम तरीके के तरल पदार्थ पिलाए गए, कुछ उसको बल दिया गया, तो उससे वो थोड़ा आ गया है। कमलनाथ के साथ दिक्कत उनकी उम्र की भी है, और जहां शिवराज जो हैं 7-8 सभाएं रोज कर रहे हैं, कमलनाथ 1 या 2 में ही हाफ जा रहे हैं, और अंतिम तक जाते जाते क्या वो क्रॉस कर पाएंगे, ये हमें देखना होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है जिसको हम सबको ध्यान रखना होगा, वो ये है कि कांग्रेस, ऐसा लग रहा है प्रचार में, जहाँ पे भी जाइए आपको कांग्रेस का बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं नज़र आ रहा है, कांग्रेस के लोग बहुत पहुँचते नहीं नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र है, कार्यकर्ता तंत्र है, वो एक एक जगह जा जा करके काम कर रहा है, जो दिखता है, लेकिन उनका नहीं दिखता। या तो फिर ये है कि वो अति आत्मविश्वासी हो गए हैं, और एंटी जो वोट एस्टेब्लिशमेंट के पढ़ने हैं, वो उस पर आधारित हो गए हैं। वो उन्हें सोच रहे होंगे कि अब 18 साल का बहुत बड़ी हवा चल रही है, उस पर आधारित ज़्यादा। या तो ये है, तो अगर इस पर है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस दांव खा सकती है, मुश्किल होगी उसको। अगर ये सोच है कि अपने आप सब कुछ है, तो शिवराज के खिलाफ वाला मामला चल रहा है, तो क्योंकि फिर बाद में धीरे धीरे जब आदमी तुलनात्मक रूप से बात करता है कि किसको लेसर इवल, राजनीति में एक हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, राहुल जी खफा हो जाएंगे कि मैंने ये शब्द इस्तेमाल क्यों किया है, हिंदी में मुझे करना चाहिए था, लेकिन जो कम्युनिकेशन में जो संवाद की शैली में है, उसमें ये मुझे ज़्यादा उपयुक्त लगता है। और अब एक लड़ाई, मध्य प्रदेश में लड़ाई जो है, वो कम झिलाऊ आदमी कौन है, किसको कम, मतलब जिसको ज़्यादा झेला किस तरीके से जा सकता है, ये उसकी एक लड़ाई है। और उसमें कौन आगे निकलता है, कैसे निकलता है, रणनीतिक रूप से कौन आगे जा पाता है, मुझे उसी में थोड़ा सा लेकर के संदेह है, और उसी को लेकर के मैं थोड़ा हैरान परेशान होता हूँ कि कांग्रेस एक जीती हुई बाजी कैसे इतने ढीलेपन पे छोड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, बहुत पीछे थी 6 महीने पहले, मैं खुद कह रहा हूँ बहुत पीछे थी। जब मैं पहले भी गया हूँ तब मुझे लगा था ये ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति क्यों नज़र आ रही है कि इसमें वो पीछे नहीं है। उसको इतने सारे शिवराज सिंह चौहान नाम के सज्जन को इतने सारे विटामिन, इतने सारे पेय पदार्थ पढ़ा करके फिर वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ाया जा रहा है, और उनकी पार्टी को दौड़ाया जा रहा है। वहाँ पर जो रणनीति सांसदों को और केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं को लगा करके लगाई गई, वो भी थोड़ी बहुत फलीभूत नजर आ रही है, एक आध जगह को छोड़ करके, जहां वो खुद नेता हारते हुए प्रतीत नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी वजह से क्या हो रहा है कि आसपास की 4-5-6 सीटें अगर फायदे में आ जाती हैं, तो वही फायदा 20 सीटों का हो जाता है। जहां तक इन दोनों की नेताओं की, केंद्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की आपस में मनमुटाव की बात है, तो वो ये तय है कि अब दिग्विजय सिंह नेपथ्य में चले गए हैं, उनका कोई बहुत असर नहीं। जो कुछ करना है वो सिर्फ कमलनाथ को करना है। टिकट बांटने को जरूर लेकर के दिग्विजय सिंह की बात मानी गई है। मैं संक्षेप में आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत में आपने अपने उद्बोधन में कहा कि कमलनाथ की उम्र जो है वो हावी हो रही है, और उनका वो कितना आगे वो इतना एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे ये संदेहास्पद है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि दिग्विजय नेपथ्य में चले गए हैं,
तो फिर क्या कांग्रेस के पास स्थिति क्या बची फिर? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, दिग्विजय को बहुत मतलब एक तरीके से दिग्विजय की उम्र के अलावा दिग्विजय एक अपने रणनीतिक रूप में दूसरे उनकी विशेषताएं हैं। कमलनाथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। कमलनाथ जो चुनाव लड़ने के लिए व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है उसके वो विशेषज्ञ माने जाते हैं, और ये उन्होंने करके दिखाया। आज से 6 महीने पहले अगर पार्टी इस हालत में थी कि वो बहुत आगे तक थी तो उसके पीछे कारण थे, तो वो कारण मैंने आपको बताया। लेकिन बाद में आपको जो तेजी आखिरी पर जब जीत की रेखा पार करनी होती है तो रफ्तार तेज करनी होती है। आप सिर्फ उस पर आधारित नहीं हो सकते कि पीछे जो आदमी है वो बहुत दुबला पतला है, और खासतौर से चुनाव में। तो चुनाव में ये नहीं कर सकते। मैं राहुल सर के पास जाऊंगा। मैं बस थोड़ा सा आपने जो आकलन किया दिग्विजय सिंह बनाम कमलनाथ का, मैं थोड़ा सा इसके बाद में मुझे राजस्थान पे भी बात करनी है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ पे भी, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में राहुल सर अगर दिग्विजय सिंह की स्थिति के बारे में अगर आप आकलन कर पाएं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि काफी सक्रिय हो गए हैं, जैसा मैंने कहा मीडिया में वो ज्यादा इंटरव्यूज नहीं दे रहे हैं, फोकस होके पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 7-8 कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर की है, लोगों से जाकर पर्सनल कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि एक नई ऊर्जा के साथ वो बाउंस बैक करेंगे कांग्रेस के भीतर ही? मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह में अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा बची है या उसकी बहुत संभावनाएं बची हैं। और वो एक यथार्थवादी आदमी हैं और व्यवहारिक आदमी हैं, उनको वस्तुस्थिति का पता है। अब मुझे नहीं लगता कि वो अपनी इस किसी तथाकथित महत्वाकांक्षा के लिए अपने प्रयासों में कोई कमी रखेंगे, या कांग्रेस को पूरी जीत हासिल ना हो, उनकी कमी की वजह से कोई नुकसान हो जाए, ऐसा करने से वो बचेंगे। वो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका जो प्रभाव है पार्टी पर, वो वैसे भी उनकी सक्रियता यहाँ ज्यादा रही है। अगर वो उन्होंने बढ़ाया है तो मैं समझता हूँ इसको कांग्रेस के सक्रियता बढ़ाई है तो इसको कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली बात मानना चाहिए। अब किसी के मन में क्या होता है ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय वो कमलनाथ के नेतृत्व को कोई चुनौती देंगे या उसमें कोई अड़ंगा लगाएंगे, क्योंकि ऐसा करना किसी के भी हित में नहीं होगा, उनके अपने हित में भी नहीं होगा, और अगर पार्टी का नुकसान होता है तो फिर उनका फायदा कैसे होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की वो बहुत छोटी कम अवधि वाली शॉर्ट टर्म राजनीति करने वाले हैं। जी। और अपनी पारी उन्होंने अच्छे से खेली है। उसी की बार बार उम्मीद करना इस समय परिस्थितियां उसके अनुकूल मुझे नहीं लगती, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस होड़ में होंगे। ठीक है सर, ये थोड़ा सा हमारा एक जो धरातल पर जो विश्लेषण होना चाहिए तमाम नेताओं के बारे में वो हमने ज़रूर करने की कोशिश करी। थोड़ा सा अब मैं छत्तीसगढ़ की तरफ चलूंगा। अक्कू सर, आप छत्तीसगढ़ जा पाए, वहां पर आपने क्या स्थिति देखी, क्या हाल है वहाँ? देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा नहीं गया, लेकिन रायपुर जरूर गया था, और रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को देखने की कोशिश की थी मैंने। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जो बढ़त हासिल कर रखी थी वो आज से 15 दिन पहले जब मैं गया था तब तक उनको हासिल थी, पूरी तरीके से हासिल थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, और जो मीडिया में आ रहा है, महादेव ऐप को लेकर के जो बवाल हुआ पिछले एक हफ्ते 7-8 दिन में, उसको जरूर ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा कहा गया कि छवि उनकी खराब हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि एक सिर्फ मामले से छवि बहुत ज़्यादा बदलती और बनती नहीं है जब तक ज़मीन पे बहुत सारा उसके विरोध में बहुत सारी चीज़ें प्रचार ना हो जाए। महादेव ऐप ऐसी चीज़ नहीं है जिससे पूरा जो छत्तीसगढ़ का आधार है, गरीब लोग, बहुत निचले स्तर पे बहुत ज़्यादा लोगों का, वोटर्स का ज़्यादा होना, तो उनको वो जो ज़्यादा मिल रहा है पहले से ही बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। और भूपेश बघेल ने आते ही उनके लिए काफ़ी कुछ काम करने की कोशिश की, और बघेल एक ऐसे नेता हैं जो ज़मीनी नेता साबित करने की उन्होंने कोशिश की। इसमें कोई संकोच नहीं। जैसा है ज़मीनी नेता मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, जहाँ चाहे वहाँ बैठा दीजिए, जहाँ चाहे वहाँ बात कर लीजिए, वैसे ही नेता उन्होंने अपने आप को साबित किया, और वो भी बहुत कम समय में। भूपेश बघेल जो है वो कोई 20 साल से बड़े नेता नहीं है,
वो पिछले 5 साल में अचानक अनायास वो एक प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद उसी क्रम में उनको, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे और उसमें जीत हासिल की, तो इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन उसके बनने के बाद उन्होंने आधार अपना और मजबूत ही किया, कमजोर नहीं किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह 4 साल तक गायब ही रहे हैं ना, तो वो गायब रहना उनका बहुत पार्टी को नुकसान कर सकता है। ये बात दूसरी के संग उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश की, जिनको मान नहीं मिला, जो साहू समाज और बाकी लोगों उसको उठाने की कोशिश की है, कार्यकर्ताओं के स्तर पर हुआ है, लेकिन परसेप्शन के स्तर पर मुकेश बघेल अभी भी आगे हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैं जरा राहुल सर के पास चलूंगा, लेकिन एक अलग राज्य के लिए, विश्लेषण के लिए, राजस्थान के लिए मैं चलूंगा। पिछली दफे भी हमारी बातचीत हुई थी राहुल सर से। राहुल सर, अभी आपको क्या नजर आ रहा है राजस्थान में? आज ही बड़ी सुर्खियों के साथ खबर वहां पर आई कि सचिन पायलट और गहलोत जो हैं उनमें एक बार फिर से गलबैयां नजर आ रही हैं, एक साथ सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है कांग्रेस का राजस्थान कि वहां पर इतनी तल्खी और इतनी खुले रूप से तल्खियां दोनों नेताओं के बीच में, लेकिन उसके बावजूद बड़ी ही प्रामाणिकता के साथ दोनों ने अच्छे से मैनेज किया एक दूसरे का साथ। आपको लग रहा है ये काम कर पाएगा इस बार कांग्रेस के लिए सर, या ये गड़बड़ कर देगा? देखिए, राजस्थान में भी स्थिति मध्य प्रदेश जैसी है। अगर दोनों पार्टियों की सापेक्ष शक्ति और वोट शेयर के बारे में बात करें तो वहां भी अंतर बहुत कम है। पिछली बार भी और कई बार से कम रहा है, और वहां परंपरा भी ये है, हर बार वहां पे सरकार बदलती है। तो इस बार सरकार बनाने की बारी उस इतिहास के, राजस्थान के इतिहास के अनुसार कांग्रेस की, बीजेपी की है। तो अब समस्याएं इस तरह की, जो आपने बताया कि पायलट और गहलोत की जो समस्या थी, टकराव था, वैसा ही टकराव थोड़े और ज्यादा लोग जिसमें शामिल थे वो बीजेपी में भी दिखता था। हम जानते हैं कि क्या स्थिति थी। बीजेपी हाईकमान और वसुंधरा राजे में एक तरह से ठनी हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन वहां पे वसुंधरा राजे के बिना काम नहीं चला। अंत तक एक सस्पेंस बना रहा, फिर उनको लिया गया, उनके लोगों को भी लिया गया। तो आंतरिक समस्याएं सब जगह हैं, और राजस्थान में तो दोनों में लगभग बराबर की हैं। खुले विद्रोह भी हुए वहां पर, और दोनों जगह हुए। तो दूसरी बात यह कि मेरी समझ ये है कि पिछले दिनों वहां पर बीजेपी ने अपने प्रयास और तेज किए हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की अपना एक प्रभाव जो होता है हर चुनाव में, उसका एक उनके अभियान का, उनकी सभाओं का एक असर पड़ता है, उनके रोड शोज का एक असर पड़ता है। वो कितना पड़ता है इस पर विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन वो निश्चित रूप से पड़ता है। एक माहौल बनाने में वो एक बहुत कारगर नेता सिद्ध होते हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि 2 बड़े चुनावों में वो उनका जादू नहीं चला। इस बार चलेगा कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन 1-2% से लेकर 3-4% तक वो वोटों को प्रभावित कर सकते हैं जहां जहां वो जाते हैं। तो इसको भी मैं अगर सब शामिल करके कुल स्थिति को देखूं तो बीजेपी के पक्ष में पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी। जी, मैं आप दोनों से जाते जाते बस एक छोटा सा आकलन विपक्ष के नजरिए से जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी हम देख रहे हैं कि प्रचार तंत्र में एक अच्छी रणनीति के साथ उतरती है और उसका फायदा बीजेपी को मिलता भी है, लेकिन विपक्ष जो है वो हमेशा बटा हुआ नजर आता है। थोड़ा जो रिसोर्सेज हैं उसकी भी कमी नजर आती है। राहुल गांधी इस वक्त क्योंकि सबसे बड़े चेहरे यही माने जा रहे हैं। अकू सर, मैं आपसे शुरू करूंगा बड़े संक्षेप में, कहीं कोई उनकी व्यक्तिगत छवि में, उनकी सक्रियता में, या उनका जो व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक जो कद है उसमें कोई उछाल या उसमें कोई घटाव आप देख रहे हैं इन चुनावों में? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी की छवि थोड़ी उजली हुई है, अच्छी हुई है, लेकिन दिक्कत कहीं और है। दिक्कत प्लानिंग में है। एक आदमी हफ्ते भर जा करके लद्दाख में रहने लगता है तो क्या फ़ायदा होगा? 1 सीट लद्दाख की है, और वो भी कब, जब चुनाव होगा केंद्र का तब। एक आदमी अचानक जो है उसकी प्राथमिकताओं में
कितना मध्य प्रदेश है, कितना राजस्थान है, कितना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो नजर आता है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश उतना नजर नहीं आता, पता नहीं क्यों। जबकि मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे थे। वो प्राथमिकताओं का निर्धारण जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो खबरें आती हैं जयपुर से, जो खबरें आती हैं भोपाल से, वो कई बार थोड़ा सा सोचने पे विवश करते हैं। लेकिन क्योंकि भाई वो हमसे तो अक्लमंद है ही ज़्यादा, हम अपने तरीके से सोच रहे हैं। नेता हमेशा अपनी अक्लमंदी से काम करता है। वो हमारे कहने से कि वो उतने ऊर्जावान नहीं हैं जैसे प्रधानमंत्री दौरे करते हैं, तो ये उनका मामला है। उन्होंने सोच रखा होगा कि किस तरीके की रणनीति है। उन्होंने अपनी ऊर्जा इस समय तेलंगाना में ज़्यादा लगा रखी है, और वो शायद हो सकता है उनको फलीभूत भी हो जाए। कितनी होती है, किस हद तक होती है, बाधा रेखा से पार करा पाती नहीं करा पाती, सवाल है। लेकिन प्रधान जैसे भारतीय जनता पार्टी ने है तो वो फोकस्ड राज्यों में रखी है, और जहां उनको संभावनाएं ज्यादा रखी हैं वहां पर भी, और दूसरी जगह दिखाने के लिए भी ज्यादा है। लेकिन तेलंगाना में उतना ज्यादा उन्होंने नहीं अपने आप को फोकस किया। जी। राहुल सर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा राहुल गांधी उन नेताओं में से हैं जिनके बारे में विश्लेषण जो है वो बड़ा, जहां पर भी आप जाएंगे तो उसमें एक बायस नजर आता है। अगर आप दक्षिणपंथी लोगों से मिलेंगे तो वो कहेंगे कि राहुल गांधी एकदम निष्क्रिय हैं, वो कुछ नहीं है, उनकी कोई राजनीतिक रूप से कोई हैसियत भी नहीं। और यदि आप थोड़ा सा उदारवादी लोगों से मिलेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं साहब, राहुल गांधी में तो संभावनाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। एक स्वतंत्र टिप्पणीकार होने के नाते आप राहुल गांधी की इन राज्यों में स्थिति क्या आंकते हैं? वो किस तरफ जा रहे हैं? उनका कद, छवि, सक्रियता बढ़ रही है, या वो ठहराव है, या वो नकारात्मक हो रही है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में जो एक गुणात्मक बदलाव और उछाल आया था, उसमें आगे वो नहीं बढ़े हैं ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने उसको सस्टेन करने की कोई बहुत मेहनत की हो ऐसा नहीं दिखता। आप अभी हम लोग ऊर्जा की बात कर रहे थे, तो ये पहली बात ये है कि भाई उनकी प्रधानमंत्री से तुलना करनी ही पड़ती है सबको, क्योंकि बीच में और कोई है नहीं जिससे दोनों व्यक्तियों की तुलना की जा सके, और वहां पर बड़ी वो एक असमान तुलना हो जाती है। लेकिन जहां तक ऊर्जा की, जहां दृश्यता यानी विजिबिलिटी का प्रश्न है, उसमें एक तो उनकी ओर से अपनी उतनी उत्कटता नहीं दिखती उनकी कोशिशों में, प्रयासों में। वो एक अलग लय पर चलते हैं, अलग लय पर अपना उनका अभियान चलता है। उसमें अभी जैसे उल्लेख किया, आपने किया या अकू ने किया, कि वो एक हफ्ते के लिए लद्दाख चले गए, तो ये वरीयताओं का भी प्रश्न है। मुझे लगता है कि उन्होंने सोच समझ के ये समझ लिया है कि वो कोई चुनाव जिताने वाले व्यक्ति या नेता नहीं है। उनका काम थोड़ा सा ज्यादा एक उच्च स्तर पर वैचारिक नेतृत्व, लोगों को जोड़ना, अलग अलग नए वर्गों को कांग्रेस से जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, इस पर वो ज्यादा ध्यान कर रहे हैं। चुनावी रणनीति, चुनावी प्रबंधन, राज्यों के नेताओं से बातचीत और उनको आपस में उनमें एक समन्वय बना रहे, इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष जिनको बनाया है उनके ऊपर काफी वो छोड़ा हुआ है, और वो नेपथ्य में रहकर अपना वो काम शांति से करते हैं। उनके बारे में ज्यादा चर्चा हमें नहीं दिखती। एक बात ये भी है कि इस समय जो हमारा मास मीडिया है, टीवी विशेष तौर पर, उसमें हम सबको कारण मालूम है, लेकिन वो राहुल गांधी पर उतना ध्यान नहीं देता, उनको उतना दिखाता नहीं है। उनके कार्यक्रमों और उनकी यात्राओं और शोभा यात्राओं वगैरह को भी उस तरह से नहीं दिखाता जितना वो प्रधानमंत्री को या बीजेपी के नेताओं को दिखाता है। ये बिल्कुल साफ दिखने वाली बात है। तो आम लोगों को, जो लोग टीवी भी देखते हैं और उससे कुछ हद तक प्रभावित होते हैं, माहौल कैसा है ये समझते हैं, राय बनाते हैं, उनको वहां पर बीजेपी नेताओं की तुलना में कांग्रेस और राहुल गांधी की कमी का एहसास हो सकता है, ये महसूस हो सकती है। तो ये भी एक बात है। बिल्कुल। तो ये है पांचों राज्यों में जो चुनावी मूड माहौल है, और कुछ नेताओं के बारे में हमने पर्टिकुलरली बात की, और खासतौर से विपक्ष के नेताओं का हमने थोड़ी सी एक था लेने की कोशिश भी करी कि वो किन परिस्थितियों में हैं, उनके कद और सक्रियता के स्तर पर। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छे विश्लेषण सुनने को मिले होंगे, कई नई जानकारियाँ मिली होंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद अकुश श्रीवास्तव सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। राहुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उत्तरकाशी में 4 दिनों से फंसे 40 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा।